बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होटल बुकिंग या स्पॉन्सर लेटर फ्रॉम कनाडा, दोनों में से कौन सी चीज़ बेहतर है? क्या होटल बुकिंग पर वीज़ा लगने का चांस कम होता है या स्पॉन्सर लेटर अगर कनाडा से आ जाए तो फिर आपका वीज़ा लगने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है? अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव नहीं है तो क्या आपको कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या होटल बुकिंग पर कनाडा का वीज़ा लगने का चांस बहुत कम होता है या लगता ही नहीं है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम आज की वीडियो में जो है जी डिस्कस करेंगे कनाडा वीज़ा के हवाले से। तो वीडियो बड़ी अहम है जी, उन लोगों के लिए जो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके ज़हन में हर वक़्त स्पॉन्सर फँसा होता है जी कि स्पॉन्सर आ जाएगा तो जी कोई करामत हो जाएगी, हमारा वीज़ा लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कस करते हैं। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर दबा दीजिएगा। देखिए जी, अब ज़ाहिरी बात है, अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव कनाडा में नहीं है तो आपको होटल बुकिंग पर ही वीज़ा अप्लाई करना होगा। लेकिन सिर्फ 7-8 दिन का जो आपका टोटल स्टे है, सिर्फ 8-10 दिन की होटल बुकिंग लगा देना काफ़ी नहीं है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं अगर आपका कोई स्पॉन्सर कनाडा से नहीं है। अब आपने यहाँ देखना ये है कि जी आपने 8 से 10 दिन की डमी होटल बुकिंग भी दे दी, आपने डमी फ़्लाइट टिकट्स की रिटर्न रिज़र्वेशन भी दे दी, आपने ट्रैवल प्लान भी दे दिया, आपने सारा कुछ दे दिया। लेकिन अब आप जब कनाडा की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँ cic.gc.ca, तो वो वहाँ पर ये लिखा है और वो आपसे ये कहते हैं कि जी हमें हर चीज़ की जो है कन्फर्मेशन चाहिए। अब कन्फर्मेशन कैसे होगी? जिस तरह आपने स्टे का ड्यूरेशन भी बता दिया और एड्रेस भी दे दिया, आपने टिकट्स भी दे दी। इसके साथ-साथ जो आपने प्लेसेस ऑफ विज़िट्स जो हैं, वो भी आपने दे दिए। अगर अब आपने देखना ये है कि अगर वहाँ पर कनाडा की जो है फॉर्म के अंदर अगर ये डिमांड की जा रही है आपसे कि जी आपने जो भी चीज़ें देनी हैं, आपने कन्फर्मेशन पेमेंट के साथ देनी है। तो वहाँ पर वो चीज़ें कुछ चीज़ें आपने पेमेंट्स की कन्फर्मेशन उनको साथ देनी है। अगर नहीं देंगे तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। अब ये जो चीज़ें जो सारी हैं, ये आपने खुद हैंडल करनी है या जो भी आपका लॉयर है, कंसल्टेंट है, वीज़ा जिससे आप अप्लाई करवा रहे हैं, ये उसको सारा कुछ पता होता है कि किस चीज़ की पेमेंट की कन्फर्मेशन आपने करनी है, यानी कि पेमेंट करनी है, और किस चीज़ की पेमेंट नहीं करनी, यानी कि डमी बुकिंग चल जाएगी। तो ये चीज़ें आपको पता होती हैं, और आपके कंसल्टेंट को भी पता होती हैं। अब पहले बात कर लें जी उन लोगों की जिनके पास जी कनाडा का जी स्पॉन्सर लेटर वहाँ से आया हुआ है। तो स्पॉन्सर लेटर का जो मतलब है ना वो ये होता है जी कि एम्बेसी को जो है ना एक बंदा गारंटर के तौर पर कनाडा में मिल गया है जी आपके लिए, वो आपकी गारंटी दे रहा है कि ये बंदा कुछ दिनों के लिए कनाडा आएगा, मेरे पास आएगा, कुछ टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। तो ये एक गारंटी है, होती है स्पॉन्सर लेटर में। तो ये चीज़ जो है आपकी कुछ हद तक जो है हेल्दी होती है, आपकी कुछ हद तक आपकी आपकी एप्लीकेशन को हेल्दी करती है। और यही अगर स्पॉन्सर अगर आपके किसी ब्लड रिलेटिव का हो, तो ये भी एक फर्दर आपका 5 से 10% केस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है कुछ केसेस में। अब दोनों केसेस में स्पॉन्सर लेटर और स्पॉन्सर लेटर के बगैर आप दोनों केसेस में अगर आप वीज़ा अपना अप्लाई करते हैं तो इन इसमें आपकी जो वीज़ा आपकी जो प्रोफाइल और आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिल किया है उसमें आपने अपनी तमाम चीज़ों की जस्टिफिकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से देनी है। देखें, जस्टिफिकेशन बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर आप जस्टिफिकेशन अच्छे तरीके से दे पाएँगे, तो अगर आपकी प्रोफ़ाइल लो भी होगी, तो आपका वीज़ा लग सकता है। अगर आपकी प्रोफ़ाइल हाई है और आपने प्रॉपर्ली जस्टिफिकेशन अपनी प्रोफ़ाइल की और अपने डॉक्यूमेंट्स की नहीं दी, तो वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं आपके कम हो जाएँगे। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे दी, तो वीज़ा मैं समझता हूँ कि अगर आपका स्पॉन्सर लेटर नहीं भी होगा, तो आपका वीज़ा लग जाएगा। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, कुछ दिन पहले जी मुझसे जापान से किसी ने कॉल की जी, जापान से किसी ने अपना केस डिस्कस किया जी, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। उन्होंने खुद अपने तौर पर अप्लाई किया था जी, उनका जो जापान से स्पॉन्सर भी आया हुआ था। जिस और स्पॉन्सर में लिखा था जी कि जी हम आपकी रिहाइश, खाना, टिकट्स, रिटर्न टिकट्स, आपकी जो है जो भी आपका जो आपने सैर करनी है जापान में, हम आपका सारा खर्चा बर्दाश्त करेंगे, बियर करेंगी। ये सारा स्पॉन्सर लेटर उन्होंने मुझे दिखाया भी, ऑनलाइन शेयर भी किया।
और उन अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो था जापान का उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो ये मिसाल मैंने ये सही मिसाल, ट्रू मिसाल मैंने इसलिए दी है कि स्पॉन्सर भी अगर आ जाए तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। स्पॉन्सर का किरदार सिर्फ़ 15 से 20 या 25% है आपकी एप्लीकेशन को हेल्दी करने में। बाकी ओवरऑल 80 टू 85% जो चीज़ है वो आपकी अपनी प्रोफ़ाइल है, आपकी अपनी जो है स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है बिज़नेस की या जॉब की वगैरह-वगैरह और आपके अपने डॉक्यूमेंट्स की। तो ये मैंने आपको इस मिसाल से ये समझाना चाह रहा था। तो वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपना कोई रिफ्यूज़ल केस डिस्कस करना चाहते हैं या कोई आप मुझसे कंसल्टेशन या ऑनलाइन सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर मेरे हेल्पलाइन नंबर मेरा लेकर आप मुझे सिर्फ़ एसएमएस करके आप अपना ऑनलाइन सेशन जो है मुझसे बुक करवा सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।